बट अगर किडनी बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही तो मशीन्स वगैरह लगा के हमें इस डर्टी ब्लड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। डर्टी ब्लड इन सेंस व्हाट, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, बिकॉज वो हमारे पूरे बॉडी को किसी ना किसी तरीके से टारगेट करेगी और फिर वो उससे रिलेटेड डिजीज, प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज व्हाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये जो किडनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज व्हाई वी सेड कि ये जो किडनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ओके, सो बेसिकली अब हुआ क्या है, क्लीन ब्लड जा चुका है, अब हार्मफुल ब्लड का क्या होगा। ओके, हार्मफुल ब्लड मतलब इन सेंस व्हाट, हार्मफुल सब्सटेंसेस का क्या होगा। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है जैसे वेस्ट मटेरियल हो गए, हार्मफुल सब्सटेंसेस में वेस्ट मटेरियल्स आ गए जैसे यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट्स। अनवांटेड सॉल्ट्स मतलब क्या है यहाँ पर, अनवांटेड सॉल्ट्स मतलब क्या, दैट इज ऐसे कुछ सॉल्ट्स, मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस बोल रहे हैं ना, वैसे ये समझ लो कि हार्मफुल सॉल्ट्स मतलब जिनका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी के लिए अभी, राइट, उसको पास आउट करना है हमारे बॉडी के बाहर। ओके, सो वो हो गए अनवांटेड सॉल्ट्स, जो ऐसे मतलब जो हमारा रेगुलर फॉर्म होता है वो वाला नहीं है, राइट, वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, राइट, डिसॉल्व फॉर्म में। ओके, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, राइट। सो ये डिसॉल्व फॉर्म में होता है ये जो अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, राइट। सो वेस्ट मटेरियल में यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट और फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, एक्सेस वाटर में भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये टिब्यूल में रहती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूजफुल चीजें ही सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यूज मतलब बोलते हैं, जो यूजफुल चीजें हैं वही रीअब्जॉर्ब हो रही है, राइट। सो बेसिक सी चीजें, ऑब्वियस सी चीजें इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि जो हार्मफुल चीजें वेस्ट मटेरियल है वो टिब्यूल में ही रहने वाली, टिब्यूल में पीछे ही रहने वाली है। इट डज नॉट गेट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ओके, अगर ऐसा आता है या ऐसा कोई डाउट है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस क्यों नहीं हुए रीअब्जॉर्ब, क्यों नहीं हुए, बिकॉज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी मतलब वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहा है, और वो सिलेक्ट भी किसको करेगा, यूजफुल चीजों को करेगा, बिकॉज हार्मफुल चीजों को बाहर निकालना है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो जो ये वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हमने बात किया कि ये क्लीन ब्लड जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूजफुल सॉल्ट्स, ओके, वाटर, ये सारी चीजें क्लीन ब्लड में आती है, जो रेनल वेन के थ्रू अब कहां जा चुकी है, रेनल वेन के थ्रू वापस बॉडी में पास हो चुकी है। जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, ये सारे के सारे टिब्यूल में रह जाएंगे और ये रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे ड्यू टू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो टिब्यूल में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एरोज है यहाँ पर, राइट, एरोज है। ओके, सो अब देखो यही यूरिन है। ओके, यही यूरिन है। ओके, जैसे हमने बात किया था मेजरली ये येलोइश लिक्विड होता है, येलोइश लिक्विड। ओके, अब देखो इसमें भी वेरिएशंस है, राइट, इसमें भी वेरिएशंस है, जिसमें ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जिसमें ज्यादा वेस्ट मटेरियल है, जिसमें ज्यादा यूरिया है, ज्यादा अनवांटेड सॉल्ट्स हैं, ज्यादा एक्सेस वाटर है, वो बेसिकली मेजरली येलोइश लिक्विड में भी आएगा। और उसका दूसरा वेरिएशंस कैसे है, जैसे जैसे यूरिया का क्वांटिटी, अनवांटेड सॉल्ट का क्वांटिटी, नाइट्रोजनस वेस्ट का क्वांटिटी एंड एक्सेस वाटर का क्वांटिटी जैसे जैसे कम होता जाएगा, ये येलोइश लिक्विड व्हाइट लिक्विड में कन्वर्ट होगा, राइट। सो बेसिकली यूरिन के भी वेरिएशंस है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई इसके बारे में कैसे डिस्कस कर रहे हो, राइट। सो अब ये जो यूरिन है इसके भी वेरिएशंस होते हैं, और ये वेरिएशन कौन से बेसिस पे होते हैं, सिंपली हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसको बोल रहे हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल का क्वांटिटी है उसके बेसिस पे ये वेरिएशंस है। ये सिंपल लैंग्वेज में हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं, राइट। जितना ज्यादा ये वेस्ट मटेरियल होगा उतना ही येलोइश होगा, जितना कम ये आप बोल सकते हो ये वेस्ट मटेरियल्स होंगे तो एक्सेस वाटर के रूप में वो निकलेगा, पास आउट होगा, राइट। सो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो वेस्ट है सारा का सारा जो लिक्विड है वो जो टिब्यूल में पीछे रह गया है नेफ्रॉन के टिब्यूल में, इसी को हम यूरिन बोलते हैं। और ये यूरिन के भी वेरिएशंस होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब ये जो नेफ्रॉन है
ये क्या करेगा, इस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में, जो किडनी का कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर कैरी करके लेके जाएगा। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये टिब्यूल है, ये कहां जा रहा है, ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, ये जो पूरा है ये कलेक्टिंग डक्ट है। देखो इससे मार्क करके दिखाता हूं आपको, देखो यहां से, राइट। वैसे तो बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया हमने, एक ही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट लिया है। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे, राइट, यहाँ पर नहीं है, सो बेसिकली यहां तक है, और इसको हम नैरो कर देते हैं। अब यहाँ पर नैरो क्यों किया, नैरो स्ट्रक्चर नहीं उसका, वो ऐसे नैरो होके फिर यूरेटर स्टार्ट नहीं होता, बट यहाँ पर दिखाने की कोशिश क्या की है कि यहाँ पर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट खत्म होता है और यहाँ पर यूरेटर स्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोला कि यहाँ पर हमने एक ही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट लिया है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहाँ पर मेजरली हमने कितने देखे, 3। ऐसे ही बहुत सारे लार्ज नंबर पे नेफ्रॉन्स हैं, तो उन नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये एरो के थ्रू कहां जा रहा है, अभी कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। अब आप बोलोगे ये साइड का क्या है, फिर हमने एक ही टिब्यूल देखा, वैसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे तो उनके भी टिब्यूल्स होंगे, वो टिब्यूल्स भी क्या करेंगे, वहां पर भी ये ब्लड कैपिलरीज के स्ट्रक्चर में ये ट्यूब होगा जो बोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करके आया, राइट, वहां पर भी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, और फिर वो जो टिब्यूल है, वो उन नेफ्रॉन्स के जो टिब्यूल है वो भी यूरिन को यहां पर लाएंगे। ओके, सो ये सारे उन नेफ्रॉन्स के टिब्यूल्स हैं। ओके, ये टिब्यूल हो गया, ये सारे जो टिब्यूल्स हैं, यहां पर लिखा है यूरिन फ्रॉम अदर टिब्यूल्स, ये जो टिब्यूल्स हैं बाकी नेफ्रॉन्स के, यहां पर तो एक ही लिया है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, सो वहां से ये टिब्यूल्स ज्वाइंट हुए हैं इस कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, जैसे कि यहां पर एक ही कलेक्टिंग डक्ट देखा हमने, देखो यहाँ पर इस कलेक्टिंग डक्ट से ये टिब्यूल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक नेफ्रॉन होगा, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऐसे नेफ्रॉन है। सो ये बेसिकली जो एक ये पूरा ट्यूब है, उसके बाद ये सब ट्यूब्स आ रहे हैं ना, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि और भी ये टिब्यूल किसका है, एक नेफ्रॉन का, ये 2 टिब्यूल्स किसके हैं, ये बाकी के जो 2 नेफ्रॉन्स होंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है, ये 4 सब ट्यूब्स दिख रहे हैं। ओके, ये टिब्यूल्स किसके हैं, फिर बाकी के 4 नेफ्रॉन्स के। सो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की है कि ये पूरे कलेक्टिंग डक्ट है, उससे कनेक्टेड बाकी के टिब्यूल्स हैं नेफ्रॉन के। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया वैसे ही है। ओके, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट है, एक ही ऐसे कुछ ही कलेक्टिंग डक्ट नहीं है। ओके, सो क्या हुआ, जैसे ये टिब्यूल यूरिन को यहाँ पर कैरी कर रहा है, वैसे ही बाकी के टिब्यूल्स जो बाकी के नेफ्रॉन से आए हैं वो भी यहाँ पर आके इससे कनेक्ट हुए हैं, और ये पूरा का पूरा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो चुका है। ओके, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो चुका है। अभी बेसिकली जाएगा कहाँ, अगला स्टेप क्या है, इस डायग्राम से देखते हैं। ये यूरेटर दिख रहा है आपको, सो यहां से कलेक्ट हुआ, पूरे किडनी से क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा, यूजफुल चीजें चली जाएंगी क्लीन ब्लड के साथ पूरे बॉडी में, और फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन को पूरी किडनी से जितना भी यूरिन है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगे, इससे ज्वाइंट है यूरेटर से। जैसे कि आप अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हो यूरेटर का, राइट। सो यहाँ पर कनेक्टेड है, तो कलेक्ट करके रखा, और उसके बाद वो यूरेटर में आएगा। अब यूरेटर कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो यूरेटर है वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। ओके, सो ये बात समझ में आ गया। देखो, कलेक्टिंग डक्ट में आया, फिर यूरेटर में जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आया है, और यहां से बहुत सारी जगहों से जो क्लीन ब्लड है वो बॉडी में जाएगा, और यूरिन जो है, ओके, यूरिन जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होगा, फिर यूरिन में पास होगा। ओके, सो द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर इट इज कैरीड टू यूरेटर। ओके, फ्रॉम वेयर इट इज कैरीड टू यूरेटर, यूरेटर में आ जाएगा अभी। ओके, from ureter urine passes into urinary bladder. Okay, urine is stored into the urinary bladder
for some time and ultimately is passed out of the body after some time through urethra. ओके, सो बेसिकली अब ये आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जो हमने पहले सेक्शन में देखा था, राइट। सो देखो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट सेक्शन है हमारा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आया। अब यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए वो स्टोर रहेगा, फॉर सम टाइम इट विल बी स्टोर्ड, और जैसे ही उसको बाहर निकलना होगा सो वो पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। अब यहाँ पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। अब दो केसेस हैं, एक तो यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम इट इज स्टोर्ड एंड नेचुरली वो क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। ये नॉर्मल केस हो गया, जो पहला केस है हमारा ये हो गया नॉर्मल केस। सेकेंड है एबनॉर्मल केस, जो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये पहले भी हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं पहले सेक्शन में। अगर ऐसा होता है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए यूरिन स्टोर हुआ है, ओके, और वो नेचुरली अगर पास हो रहा है तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर कुछ केसेस में क्या होता है कि यूरिन पास ही नहीं हो पाता, ओके, सो डिफिकल्टी फेस करते हैं यूरिन पास करने में, राइट। सो ये भी एक रिलेटेड प्रॉब्लम है एक्सक्रीशन में, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि किडनी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पर पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसा नहीं कि वही इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। यूरेटर अच्छे से काम नहीं करेगा सो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से काम नहीं करेगा तो जैसे कि हमने बात किया कि यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा, सो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज वापस उसी से रिलेटेड, बिकॉज हार्मफुल सब्सटेंसेस हो रहे हैं ना। यूरिन मतलब क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वेस्ट मटेरियल है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर एक ही जगह पे रहेंगे सो बेसिकली वहां पर वो हमारे लिए, जैसे कि नाम में ही है, दैट इज हार्मफुल है वो, राइट। सो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ओके, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि किडनी इंपॉर्टेंट है तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ओके। सो ये थे दो केसेस यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कि अगर यूरिन अच्छे से पास हो रहा है, ओके, सो इट इज द नॉर्मल केस, एंड सेकंड इज एबनॉर्मल केस, मतलब यूरिन बहुत ही डिफिकल्टी से पास हो रहा है, सो उससे भी रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी उससे आ सकते हैं, ओके। सो ये सारी चीजें थी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब यहाँ पर क्या हुआ, पास आउट हो चुका है, ओके, मतलब जहां तक उसे पहुंचाना था हार्मफुल चीजों को वहां तक पहुंच चुका है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी पास्ड आउट, ओके। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने जैसी है, दैट इज जो ह्यूमन यूरिन है, ओके, जो ह्यूमन यूरिन है उसके अंदर बेसिकली क्या है, ओके। जैसे हमने देखा ये जो यूरिन है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे एक्सेस वाटर हो गया, अनवांटेड सॉल्ट्स हो गए, राइट, ये सारी चीजें, यूरिया वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। सो इसमें से सबसे ज्यादा जो मेजॉरली होता है, ओके, वो है यूरिया, मोस्ट ऑफ विच इज यूरिया, ओके। सो ये एक पॉइंट है, ये नोट है जो पढ़ के निकालते हैं। अभी हम देखो द ह्यूमन ओके, सो द ह्यूमन यूरिन contains water, unwanted salt, nitrogenous waste, in which the most of the urine is covered with urea। मतलब जो पूरा यूरिन है, मतलब अगर 100% है तो उसमें जो 80% है, ओके, वो यूरिया है, मतलब मोस्ट ऑफ विच इज यूरिया, मतलब उसमें मेजॉरली यूरिया के सब्सटेंसेस हैं, यूरिया है पूरा, ओके। सो और उसके बाद जो 20% बचा, ये रफ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं हम, दैट इज 80% जो है वो है यूरिया, और जो 20% है उसमें आप बोल सकते हो कि एक्सेस वाटर है, अनवांटेड सॉल्ट्स है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बाकी के होंगे वो है, ओके। सो ये आपको समझ में आ गया बेसिकली हो क्या रहा है। अब हम एकदम शॉर्टली देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से डर्टी ब्लड आया, फिर टिब्यूल से गया, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर मतलब यूरेटर में आया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आया और फिर पास आउट हो जाएगा, बस इतना ही था। उसको हमने बहुत ही डिटेल में जाके डिस्कस किया, राइट। सो अब ये एकदम ब्रीफली, एकदम शॉर्टली कवर कर लेते हैं और फिर रिकॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखो जो डर्टी ब्लड है वो रेनल आर्टरी से आया, ओके। अब रेनल आर्टरी किससे कनेक्टेड है, ग्लोमेरुलस के एक ट्यूब से कनेक्टेड है, जो फर्स्ट ट्यूब है वो यहाँ पर जाएगा, ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन होगा, फर्स्ट फिल्ट्रेशन मतलब इनिशियल फिल्ट्रेशन, जिसमें पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होने वाला, ओके। अब यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया, अब यहाँ पर पुश करेगा
जैसे कि मैंने बोला कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोर्स आता ही है, पुलिंग फोर्स हो, ओके, सो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता ही, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो पुश करेगा और उसके वजह से बोमेन कैप्सूल में आएगा, बोमेन कैप्सूल के बाद टिब्यूल में आएगा। अब टिब्यूल में आ गया, टिब्यूल से ये लूप है, ओके, ये लूप है, इसके थ्रू वो जाएगा, ओके। अब ये जो पूरा लूप है इसमें ही पूरा मेन काम हो रहा है डर्टी चीजों को, मतलब आप बोल सकते हो खराब चीजों को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को और यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का, ओके। सो जो यूजफुल चीजें हैं वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से, ये जो कैपिलरीज दिख रही है आपको, इसमें आ जाएगा, ओके। और फिर वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये जो कैपिलरीज दिख रही है, मतलब जो ये ग्लोमेरुलस के जो ट्यूब है, जो सेकेंड ट्यूब है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये जो सेकेंड ट्यूब है ये किससे कनेक्टेड है, रेनल वेन्स। सो ऑब्वियस सी बात है, जो क्लीन ब्लड है जिसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, पूरे बॉडी में वापस वो यूजफुल सब्सटेंसेस यूज करेंगे। उसके बाद जो हार्मफुल चीजें हैं वो यहां तक पहुंच चुकी है और वो वापस जाने नहीं वाली, क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन में, रीएब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाली, क्यों नहीं होने वाली हमने डिस्कस किया, राइट। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल है, ओके, इसके अंदर यूरिया, सॉल्ट्स वगैरह, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, ओके। अब ये जो यूरिन है ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, ओके। अब ये जो पूरा ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बाकी के ट्यूब्यूल्स भी जुड़े हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, पूरा यूरिन स्टोर होगा, कलेक्ट होगा, बेसिकली स्टोर नहीं होगा, कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद वो यूरेटर में जाएगा, ओके। जो नेफ्रॉन है वो यूरेटर में उसको लेके जाएगा और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय तक वो स्टोर रहेगा और उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। सो बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, दैट इज यहां से यहां पर जाता है डर्टी ब्लड, फिर यहां पर आया ग्लोमेरुलस में, फिर बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा, टिब्यूल में आने के बाद यूजफुल चीजें जो है वो रीएब्जॉर्ब होंगी, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, और जो खराब चीजें हैं वो कहां पर आ जाएंगी, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी, और यूजफुल चीजें जो है वो कहां पर चली जाएंगी, रेनल वेन में चली जाएंगी, और रेनल वेन से हमारे पूरी बॉडी में पास होगा वो क्लीन ब्लड। और उसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यूरेटर से कनेक्टेड है, तो मतलब वहां पर कैरी होगा और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा, राइट। सो ये था, हमने पूरा निचोड़ के पूरा अच्छी तरीके से हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बोला था किडनी, उसके अंदर हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर की क्लीन ब्लड और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये सेपरेट हो रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने नेफ्रॉन के इसमें देखा। बेसिकली नेफ्रॉन है क्या, एक्सक्रीटरी यूनिट्स बोलते हैं हम इसको, एक्सक्रीटरी यूनिट्स बोल सकते हैं हम इसको, राइट। सो इसी के साथ पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड सेक्शन है नेफ्रॉन का, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही कवर होता है।